Welcome to the class. Today we will look at the story of command or request in English. Command or request in English is expressed through imperative sentences. And what we mean by the story of command or request is we are going to see how it works in a sentence, how we speak, what we understand, what we say, and how these things get structurally captured. So, what is an example of command or request? So, when we tell somebody, sit down, is this a command or a request? When we tell somebody, talk to me, give me a glass of water, and variety of sentences like these. So, are they commands or requests? We make a distinction through the use of politeness marker please in English. So, अब मैं आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ. तो इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए ठीक से. हम किसी को ये कह सकते हैं कम इन. कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा हो और उसको कहते हैं कम इन. और हम ये भी कह सकते हैं प्लीज कम इन. तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं. इसमें कौन सा कमांड है, कौन सा रिक्वेस्ट है और क्यों, ये जानना अंग्रेजी जानने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है. तो इसका दो पार्ट है. एक तो सेंटेंस के बारे में समझना चाहिए और दूसरा इस तरह के सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. ये सब अगर हम थोड़ा थोड़ा समझें तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाता है. और अंग्रेजी बोलना आसान होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं. एंड एज आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरलाइन द इशू ऑफ कॉन्फिडेंस टाइम टू टाइम, what is more important for your impressive communication is your confidence when you express yourself. And as you know, that confidence in impressive communication comes from your understanding of how we use something or what we do not use. This will not work through memorization. This will work through understanding these patterns. इस तरह की चीज़ें हमारे लैंग्वेजेस में भी होती है. जब हम बोलते हैं कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोई सा भी लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, ये हमारे लैंग्वेजेस में भी होता है. तो हमारे लैंग्वेज में ये कैसे काम करता है, अंग्रेजी में कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में जा कर के देखेंगे. और उसके बाद आप जब उसके एग्जाम्पल्स को ठीक से ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करके इन प्रैक्टिसेस को और जो हम सीख रहे हैं उसको ध्यान में रखकर बोलेंगे तो नेचुरली और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है. तो हम उसको देखते हैं. तो एक स्टेप आज हम और आगे बढ़ाएंगे इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस. तो सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लुक्ड एट लास्ट टाइम दैट वी नीड टू नोटिस इन अ सेंटेंस इज I'll try to revise them for our convenience. So sounds very simple but very significant for us to know. Whenever we have a sentence, at the end of a sentence we will have a full stop. क्योंकि full stop का यूज इंग्लिश में खास करके और किसी भी लैंग्वेज में कहीं और नहीं करते. फ्रेज के अंत में नहीं करते, किसी वर्ड के अंत में नहीं करते हैं. जब तक सेंटेंस खत्म नहीं होता तब तक फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं. और फुल स्टॉप के बाद का मतलब होता है अब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा, चूंकि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं,
कमांड एंड रिक्वेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि कमांड और रिक्वेस्ट टाइप के सेंटेंसेस में what we feel is we don't have a subject, but we need to keep in mind that every sentence must have a subject, and the subject in these sentences is you. You क्या होता है? You second person plural और singular pronoun है इंग्लिश में, और हमेशा सारे imperative sentences में, सारे command और request वाले sentences में, खासकर इंग्लिश में subject यू ही होगा और कुछ नहीं हो सकता सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज सो प्रेडिक्टेबल दैट एवरी टाइम वी हैव ए सेंटेंस ऑफ कमांड एंड रिक्वेस्ट वी गेट ओनली वन सब्जेक्ट यू, देयरफॉर it is not really required to pronounce them, to articulate them. इस बात को फिर से ध्यान में रखिए कि आर्टिकुलेट नहीं करने का, नहीं बोलने का ये मतलब नहीं होता है कि सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता है, बस हम उसको आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। और क्यों, कैसे होता है, क्यों आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, अब आप इस चीज को जानते हैं। तो दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सब्जेक्ट हमेशा यू होते हैं, और हर सेंटेंस में एक पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन दोनों मिलकर सेंटेंस बनता है। विदाउट पुटिंग देम टुगेदर वी डोंट हैव ए सेंटेंस। वेदर वी हैव अ large sentence or a small sentence, in all of them we will have these two parts. And very briefly I tried to explain it to you that putting subject and predicate together does not make a sentence, does not complete a sentence. So remember, I have talked about this thing that you need to work on to find out what connects these two. I have given you certain hints in the last class and the class before that. Try to find out what works, what connects a sentence. Very soon we are going to be talking about that as well. So I'm only reminding you this thing for you to work on this exercise. So we'll come back to that again. So let's look at this point. So these 3 points once again. Sentences end with a full stop. All imperative sentences will have subject as you, and there must be a subject and a predicate for us to complete a sentence. ये 3 बातें सेंटेंस के बारे में कोई भी डिस्कशन शुरू करने के पहले जानना हमारे लिए जरूरी है। और खास करके एक और बात पर ध्यान जरूर रहना चाहिए हमारा, particularly when we learn English and we learn English as speakers of some other language like Hindi or Marathi, Bengali, Tamil, Malayalam, तो ये order of words हमारे लिए जरूरी है ध्यान में रखना। तो होता क्या है कि इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होते हैं जब पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल वैसे ही रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट होगा। ये आप देखिए, इसीलिए हमने इसको अलग अलग रख करके आपको दिखाया है। और प्रेडिकेट के अंदर में इंग्लिश में पहले वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडवर्ब्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ध्यान रखने के लिए। इसीलिए इसको हम इन जनरल जब हम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने में, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा हमने बात की थी, नाउन्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशंस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये सब कैटेगरी के नाम हैं। और जब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको बताता है। फिर से ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये डिस्टिंक्शन आप जानेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि नाउन सब्जेक्ट भी होता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है। मतलब नाउन एक अलग कैटेगरी है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस में, एक सेंटेंस में 2 एलिमेंट के बीच के रिलेशनशिप को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं।
तो फिर से ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन एन इंग्लिश सेंटेंसेस, सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, ये तो हमेशा होता है। लेकिन पहले प्रेडिकेट के अंदर में वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर एडवर्ब्स आते हैं। इसलिए हम इसको वर्ब मीडियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसको बोलचाल की भाषा में हम SVO बोलते हैं। और जब यही सीक्वेंस आप अपने लैंग्वेजेस में देखेंगे, मतलब इंडिया में बोले जाने वाले लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन प्रेडिकेट के अंदर वर्ब लास्ट में आता है और उसके ठीक पहले ऑब्जेक्ट होता है और उसके भी पहले एडवर्ब्स होता है। मतलब जो ऑर्डर प्रेडिकेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंग्लिश में है, उसका ठीक रिवर्स पैटर्न हमारे लैंग्वेजेस में होते हैं। और या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसा पैटर्न हमारे लैंग्वेजेस में है, उसका ठीक उल्टा रिवर्स पैटर्न इंग्लिश में होता है। ये बात ध्यान रख करके हमारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर ठीक होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमेशा ये बात अगर हमारे ध्यान में होती है, तो हमारा सेंटेंस बोलते समय में, लिखते समय में, लोगों से बात करते समय में उसका स्ट्रक्चर हमको समझ में भी आती है, लोगों की बात आसानी से, और हम आसानी से बोल भी सकते हैं। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिए कि और इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर को SOV कहते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स में वर्ब्स लास्ट में आते हैं। हमारे स्ट्रक्चर्स मतलब इंडिया में बोले जाने वाले लैंग्वेजेस के। सो टू समराइज दिस थिंग, I have tried to explain it to you what we mean by SVO and what we mean by SOV. Not a very complex thing, just for us to keep this thing in mind. अब ये आप समझ तो चुके होंगे, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे कि वर्ब मीडियल क्या होता है, इंग्लिश को वर्ब मीडियल क्यों कहते हैं, तो ये सेंटेंस लाइक दिस, राजू लाइक्स पिज्जा फ्रॉम द पिज्जा हट, ये एक इंग्लिश का बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। और इसमें देखिए कि ये राजू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा इसका प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट में ये हमने कलर कोड करके लाल रेड कलर में है, लाइक्स ये वर्ब है। तो ये प्रेडिकेट में पहले आता है और पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के पहले आता है, इसमें पिज्जा ऑब्जेक्ट है और फ्रॉम द पिज्जा हट एडवर्ब्स होते हैं। तो जिस ऑर्डर की हमने अभी बात की थी इंग्लिश में, वो ऑर्डर यहाँ आपको दिखता है। हमारे लैंग्वेजेस में मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, राजू को पिज्जा हट में पिज्जा पसंद है। तो यहाँ पर राजू सब्जेक्ट है और पसंद है वर्ब है, तो इसलिए ये SOV है। पिज्जा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये पिज्जा हट में एडवर्ब है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल, बस सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के आपको ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस बताया। अब इस चीज को ध्यान में रखने के लिए एट दिस पॉइंट आई विल सजेस्ट यू टू डू वन एक्सरसाइज, एंड इन ए वे this you can keep doing this exercise all the time in your mind until you get this pattern in a way that whatever sentence you read, whatever sentence you speak, when you want to do this exercise, keep watching what you say and what you read. To do this exercise formally, I suggest you to do the following. Take a newspaper article from an English daily. You can look at it online, you can look at it from a printed newspaper, any newspaper article, and try to underline 10 sentences everywhere when they end with a full stop, and note a verb from that sentence. It will be nice to have those sentences, only 10, not more than 10. It will be nice to have those sentences written in your notebook and then underline the verb in that and see the position of a verb in those sentences. Without an exception, you will find this kind of pattern in English sentences.
if you want to contrast them and do want to check whether it follows from our languages or not, whatever language you speak, you can check the same thing in your language as well. It will be quite intuitive and easier to see that. Therefore, I am not asking you to write those sentences and practice sentences from your language. But if you just pay attention to this, you will get the English, the pattern of English sentences, the order of verb in an English sentence quite well. And after a while, you don't even need to pay attention to this thing. So it's a pretty simple point about order of words in an English sentence, but nonetheless, it is important to keep in mind. So from here, I'll take a short detour again before we go to imperative sentences and discuss command and request, as I promised you in the beginning. Very quickly, we want to take few examples to see how phrases lead us to sentences. We have discussed phrases separately. We have initiated our discussion on sentences, but today purposely I am trying to combine the two to very quickly have a look at how what they mean in a sentence. So इस स्लाइड में आप देखिए ये जितने भी कलर मार्क्ड पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, they will look familiar to you because we have discussed these things. The student of English एक फ्रेज था, नाउन फ्रेज है. कैसे बना था इसकी चर्चा हमने की थी कि इस नाउन फ्रेज में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वो ऑफ इंग्लिश है, और उसमें भी एक नाउन है, वो इंग्लिश है, और ये द एक डिटरमिनर है जो पूरे फ्रेज का डिटरमिनर है, और ये पूरा फ्रेज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम करता है इस सेंटेंस में. तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश इज वर्किंग इन ए प्रिंटिंग प्रेस, तो ये तब आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट इस बड़े सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ये पूरा का पूरा फ्रेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. सेम थिंग, स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई लव म्यूजिक, ये पूरा का पूरा फ्रेज इसका सब्जेक्ट है. The student of English from Chennai works hard in the institute, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा फ्रेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. और थोड़ा सा और बड़ा, I'm sure you are familiar with these phrases because we have discussed these phrases at multiple times so far. The student of English from Chennai with long hair came to meet with me yesterday. तो ये पूरा का पूरा बड़ा सा फ्रेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये वाला पार्ट इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है, जिसमें वर्ब है कम. सो केम टू मीट विथ मी यस्टरडे. तो इस तरह से फ्रेजेस का यूज सेंटेंसेस में होता है, और फिर से हम इस तरह के फ्रेजेस को और देखेंगे जहां पर इतना बड़ा फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है. तो जब हम सेंटेंसेस की और डिटेल में चर्चा करेंगे तो उस समय हम इसके बारे में देखेंगे. लेकिन अभी जैसे हमने सेंटेंस के कुछ फीचर्स की बात की कि सेंटेंस में फुल स्टॉप होना चाहिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में हमेशा प्रेडिकेट होता है, तो कितना बड़ा भी चंक क्यों ना हो, वो एक पूरा का पूरा फ्रेज है, बड़ा फ्रेज है, लेकिन वो सब्जेक्ट है, और बाकी का चंक प्रेडिकेट है. ये इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे जानने के लिए. ये देखिए, ये इसका प्रेडिकेट है. ठीक है, तो हम इसके बारे में फिर से देखेंगे. लेकिन इस just like I recommended you to take a look at 10 sentences from any English daily for you to check order of words in an English sentence, that is particularly the position of a verb in an English sentence. When you are looking at those sentences, do also look at what is the subject in those sentences. Is it just a small word, or it's a big phrase? Or is there something else preceding the subject? Remember, we have also discussed that every sentence requires a subject, but
subject must be the first element in the sentence is not a requirement. सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहला चंक होना जरूरी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में, इस बात का प्रैक्टिस आप उन्हीं सेंटेंसेस से कर सकते हैं जिनमें आपने वर्ब ढूंढने की कोशिश की है। तो ये कई तरह की प्रैक्टिस एक साथ होंगे और आपका ध्यान जब इन चीजों की तरफ जाएगा तो आप एफर्टलेसली इंग्लिश सेंटेंसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने आप ठीक से देख करके सीख सकते हैं और उससे बोलना इम्प्रूव होगा। और जब बोलना इम्प्रूव होता है तो हमारा अपने आप इंक्रीमेंटली कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है और हमारा लैंग्वेज, हमारा कम्युनिकेशन, दूसरे लोगों के साथ बातचीत अपने आप इम्प्रूव होता जाता है। अब हम कमांड एंड रिक्वेस्ट की चर्चा करते हैं। तो जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि दो तरह से हम बोल सकते हैं किसी को। कोई सा भी सेंटेंस लें, जैसे जब हम किसी को कहते हैं सिट डाउन, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सिट डाउन, और हम ये भी कह सकते हैं प्लीज सिट डाउन। तो अब ये सब तो काफी क्लियर है आपके लिए कि इसमें इस तरह के सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है। हम किसी को कहते हैं गेट अप, तो उसका भी सब्जेक्ट यू होता है। तो हम कहते तो कम होम टुमारो, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए पेन फॉर मी। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानने के बाद और उसके सब्जेक्ट के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये होता है हमारे जानने के लिए कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। और जब हम किसी को कहते हैं सिट डाउन, तो क्या ये सिर्फ कमांड है या डिसरेस्पेक्टफुल फ्रेज है, और ये जरूरी है हमारे लिए कहना कि प्लीज सिट डाउन। इन सारे सेंटेंसेस में इस चीज को जानने के लिए हम एक बात ध्यान में रखें कि दो वी कैन से कम हियर, वी कैन से सिट डाउन, we can say drink a glass of water, it's a safe practice to always use please come here, please sit down, please drink a glass of water, or please bring me a glass of water, please give me a pen. It's always safe. It keeps you safe and you don't have to worry about anything at all. You don't have to worry about sounding like speaking a commanding sentence. So that keeps things safe. Having said that, what happens if we say come here, and under what circumstances can we say come here? तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है हमारे ध्यान में रखने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस का, तो वन मोर टाइम आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं तो किसी के साथ भी बोले, अपने से बड़े के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ, अपने से छोटे लोगों के साथ, किसी भी हायरार्की में, एज की हायरार्की हो, प्रोफेशनल लेवल की हायरार्की हो, सोशल हायरार्की हो, इस किसी भी तरह की हायरार्की में इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश सेंटेंस का यूज करते समय अगर हम इस सेंटेंस के पहले प्लीज का यूज करते हैं तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस है। उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी कह सकते हैं प्लीज कम हियर। इसके लिए उसका आपसे बड़ा और छोटा होना जरूरी नहीं है। हम किसी को भी बैठने के लिए बोलें तो हम ये बोलना ज्यादा सेफ है, प्लीज सिट डाउन। लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चाहता हूं। वो ये है कि हम जब कहते हैं सिट डाउन तो उसका मतलब क्या होता है और किस परिस्थिति में ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेस के यूज के लिए एक और पॉइंट हमारे ध्यान में रखना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। दैट इज, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। लाइक आई सेड, प्लीज इज सेफ
in all contexts. However, if it's a very informal context and you are very informal with the audience, you know everybody in the audience, everybody knows you in the audience, and there could be more dimensions to this informality, more dimension to this context. So, in a very informal or intimate or the context where it doesn't sound inappropriate, we can use sit down, and it still does not become a command. If you are talking to a very close friend, if you are talking to people in very informal context, and if you end up saying sit down, people don't take it otherwise. उन लोगों को बुरा नहीं लगता है. तो हमारे ये बोलने वाले को इस चीज का ज्ञान और आभास हमेशा रहता है कि ये कैसा कॉन्टेक्स्ट है और इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बिना प्लीज के बोलना चाहिए क्या. बस इतनी से ध्यान में रखने के बाद हम कमांड और रिक्वेस्ट के बीच का डिस्टिंक्शन समझ सकते हैं. प्लीज के साथ भी कोई सेंटेंस कमांडिंग हो सकता है और बिना प्लीज के भी कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट हो सकता है. ये इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये हमेशा पता होगा कि बोलते समय में हमको कॉन्टेक्स्ट की पूरी जानकारी होती है. तो कॉन्टेक्स्ट की जानकारी पर, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देने से हम उस परिस्थिति को पहचान सकते हैं, उस सिचुएशन को पहचान सकते हैं और उसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करें, ये इंट्यूटिवली हम उसके लिए रेडी होंगे. अपने आप हम उसके लिए रेडी होते हैं. अगर ये इंट्यूटिवली रेडी नहीं हो पा रहा है तो प्लीज का यूज करना हमेशा सेफ है. लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है और खासकर इंडिया में इंग्लिश सीखने वाले लोगों के लिए ये समझना, कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानना जरूरी इसलिए है कि हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी, तमिल, मलयालम, उसमें इसके पैटर्न बिल्कुल अलग होते हैं. इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं. हिंदी में इसका इक्विवेलेंट जब हम किसी को कहते हैं प्लीज सिट डाउन, एक इक्विवेलेंट सेंटेंस है बैठिए. जब, और फिर से ध्यान रखिए कि आप इसका सब्जेक्ट है विच इज इक्विवेलेंट टू यू और ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो यहां भी सब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर सकते हैं. तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आप हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं बैठिए तो ये वाला जो मार्कर है इस सेंटेंस में, ये अपने आप हमको बताता है कि इसका सेंटेंस आप है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आप है, तुम नहीं है. मतलब आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जब हम किसी को कहते हैं बैठो, ये मार्कर के साथ बैठो, तो इसका सब्जेक्ट तुम होता है. दोनों ही सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं और दोनों ही को ड्रॉप किया जा सकता है क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं. लेकिन जब हम बोलते हैं इस बैठो और बैठिए के बीच का डिस्टिंक्शन हमको ये बताता है कि इसका सब्जेक्ट क्या था, आप या तुम. तो जब हम किसी को कहते हैं बैठिए तो इसमें आप ऑलरेडी एम्बेडेड होता है. तो हमको ये बोलने की जरूरत हमारे लैंग्वेजेस में नहीं होती है कि प्लीज बैठिए. जब हम बोलते हैं बैठिए तो उसका मतलब होता है प्लीज बैठिए. हालांकि कभी कभी लोग प्लीज बैठिए भी बोलते हैं, वो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन बिना प्लीज के भी अगर हम बोलें बैठिए तो उसका मतलब होता है प्लीज बैठिए. और बैठो भी हम बोल सकते हैं प्लीज के साथ, प्लीज बैठो, और बिना प्लीज के भी बोल सकते हैं. तो प्लीज का यूज हमारे लैंग्वेजेस में क्यों नहीं होता, या प्लीज के इक्विवेलेंट हमारे लैंग्वेजेस में कॉन्वर्सेशनल एस्पेक्ट्स में वर्ड्स नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में एम्बेडेड होते हैं. हमारे लैंग्वेजेस में अपने आप ये डिस्टिंक्शन बनता है, निकलता है और हम ये जानते हैं. लेकिन हमारे लैंग्वेजेस में भी कॉन्टेक्स्ट की जानकारी जरूरी होती है कि हम कहाँ पर बैठिए बोलना चाहिए और कहाँ पर
बैठो बोले। और ये बात हमारे लैंग्वेजेस में भी सही है कि बैठिए का यूज हमेशा सेफ होता है, मतलब फिर आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश का इक्विवेलेंट हम देखते हैं तो आप बैठिए का ट्रांसलेशन प्लीज सिट होता है और बैठो का ट्रांसलेशन सिंपली सिट होता है। ये एक पैरेललिज्म के लिए डिस्टिंक्शन है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको इसका डिस्टिंक्शन बताता है। अंदर आइए, प्लीज कम इन, ये जब हम बोलते हैं आइए तो उसमें आप एम्बेडेड होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं अंदर आओ, तो इसमें इसका सब्जेक्ट तुम हो सकता है, तुम होता है। तो ये हमारे लैंग्वेजेस में ये डिस्टिंक्शन है। आप जब तमिल सेंटेंसेस को देखें, when you speak Tamil sentences, you have similar distinction in Tamil as well. So ये please के साथ when you look at Tamil equivalent of the subject, it is spoken as ninga ponga. ये और दूसरा है नी पो। तो ये पो ये वर्ब है गो और ये नी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो हम अगर ऐसे भी बोलें पो तो उसका मतलब होता है नी पो। और पोंगा जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है नींगा पोंगा। तो ये इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में ये प्लीज अपने आप एम्बेडेड है। सेम थिंग इन ए डिफरेंट सेंटेंस, जब हम किसी को कहते हैं वांगा, दरवाजे पर नॉक हुआ और किसी को बोले वांगा, तो उसका मतलब होता है कि इसमें प्लीज ऑलरेडी एम्बेडेड है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नींगा होगा। इस सेंटेंस का मतलब होता है नींगा वांगा। और इसका दूसरा इक्विवेलेंट है, जब हम सिर्फ बोलते हैं वा तो इसका मतलब होता है नी वा। तो तमिल में भी जब आप लोगों को when you hear people speak Tamil, usually it is safe to say ponga or wanga, or it depending on what you want to say. The use of this form is safe in all contexts. Similar structure when you observe when you speak Malayalam. मलयालम में जब हम कहते हैं पोई कलू, तो इसका पोई कलू इसका सब्जेक्ट नींगल ही हो सकता है। और जब हम बोलते हैं पो तो इसका सब्जेक्ट नी होता है। So ni is the subject for this sentence po, and poikalu the subject will be ningal. So it is again predictable. Speakers of Malayalam, speakers of Tamil can drop these things, but still our knowledge about the context in which we use these sentences help us determine which form we want to use. And therefore we usually do not go back to please. However, having discussed these sentences, wait a minute, take this example as well. So we can say ninga vanalu. So इस सेंटेंस का वनलु का सब्जेक्ट भी नींगा होगा। और मलयालम में भी ये मलयालम और तमिल दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब हम बोलें वाह तो इसका सब्जेक्ट नहीं होता है। नाउ with these examples from Hindi, Tamil and Malayalam, what I am trying to show you that the use of please as a word in our languages is not available because such distinctions are made through the markers on our verbs, and those markers make the distinction between tum and aap, ninga and ni, ningal and ni. हिंदी में
ये होता है आप और तुम, तमिल में नींगा नी, और मलयालम में नींगल और नी। इस तरह का डिस्टिंक्शन इंग्लिश में नहीं है, इसलिए ये डिस्टिंक्शन हम इंग्लिश में प्लीज वर्ड के साथ लाते हैं जब हमको कहते हैं प्लीज गो और प्लीज और जस्ट गो। इसलिए ये इस बात यूज ऑफ प्लीज का हर कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश में यूज करना सेफ होता है। ये बात मैं आपसे बताना चाहता था। हालांकि the context in which you use these things will help you determine your context. Nonetheless, it is always important to keep this distinction in mind, that is the use of an imperative sentence, because no sentence by itself is either a command or request. It becomes a command or request in a given context. Thank you. See you soon.